तो आपका पहला सवाल है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका उत्तर होगा 2 अक्टूबर को। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जा सकता है SSGD एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर को। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, यह निर्गम उपकरण नहीं है, बाकी सब ये निर्गम उपकरण है तीनों। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस युक्ति द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है। तो आपको याद रखना है उत्तल दर्पण की युक्ति से, उत्तल दर्पण से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है। ठीक है, अगला है कि डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है। तो आपको याद रखना है डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड लाइन। ठीक है, किन देशों के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कौन सी लाइन? डुरंड लाइन। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? तो आपको याद रखना है रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य लाइन कौन सी है। तो आपको याद रखना है रेड क्लिफ। अगला है कि जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? पहले बढ़ता है और फिर कम हो जाता है। ठीक है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है। अगला देखते हैं कि यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग भी गिर जाती है। ठीक है, तो आप यह हर प्रश्न है ना SSGD एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, और कुछ प्रश्न ऐसे है कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो SSGD एग्ज़ाम में आने लायक है, इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी समझें। ठीक है, हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें क्योंकि कोई भी प्रश्न रह ना जाए जो SSGD एग्ज़ाम में आने लायक है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं वापस से। तो मुग़ल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुग़ल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखना है आगरा में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुग़ल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखना है आगरा में हुई थी। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय था जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं कि वर्तमान में कुशीनगर जहां महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी वह किस राज्य में? वर्तमान में कुशीनगर जहां पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी वह किस राज्य में स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कुशीनगर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो इस बार चट्टानों पर एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। तो आपको याद रखना है कि चट्टानें कितनी हैं? 3 चट्टानें, आग्नेय, अवसादी और कायांत्रिक है, और इन तीनों में से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप याद रखें कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो आपको याद रखना है कौन सा? चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर है जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। बाकी ये सभी आग्नेय चट्टान के उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट। ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। 3 चट्टानों को टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़े तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस साल SSGD एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है। ठीक है, तो ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य, तो आपको बताना है कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जो भाषाई आधार पर गठित है। ठीक है, अगला देखते हैं कि हॉकी की एक टीम
में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको याद रखना है 11। कितने? 11। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत किस प्रदेश में हुई थी या हुई है? राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत किस प्रदेश में हुई है? तो आपको याद रखना है हरियाणा। क्या हुआ है? राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई है? हरियाणा में। ठीक है। अगला देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? तो आपको याद रखना है मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति। अगला है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा नेल्सन मंडेला, क्योंकि नेल्सन मंडेला पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसे भी पढ़ना, क्योंकि इस साल ये भी आ सकता है, नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है इसकी बुक के बारे में कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है नेल्सन मंडेला। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इनका जन्म हुआ था अफ्रीका में। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेल्सन मंडेला। ठीक है। अगला देखते हैं कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? तो आपको याद रखना है 6 अगस्त को। 6 अगस्त को क्या हुआ? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया। ठीक है। अगला देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको याद रखना है 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष होंगे तो ही वो चुनाव लड़ पाएगा। ठीक है। अगला है कि विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक किसका नाम है? विश्व बैंक का। अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। कब? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। अगला है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध किस वंश से संबंधित है? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है किस वंश से? शाक्य वंश से। बहुत लोगों को पता नहीं है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो आपको याद रखना है शाक्य वंश से। ठीक है। तो अगला है कि हरारे किस देश की राजधानी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरारे किस देश की राजधानी है? तो आपको याद रखना है किस देश की राजधानी है? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। तो ये भी आपको याद रखना है। जिम्बाब्वे कहाँ पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में क्या है? जिम्बाब्वे। और हरारे किस देश की राजधानी है? जिम्बाब्वे की। अगला है कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो आपको याद रखना है 1911 से 1921, यानी कि इस वर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम हुई थी। ठीक है, क्योंकि अकाल एवं सूखा पड़ जाने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम हुई थी। कब हुई थी? इन 10 वर्षों में बहुत ही जनसंख्या कम हुई थी, 1911 से 1921 के मध्य। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीनीकरणीय है? ठीक है, तो कौन सा संसाधन? जल है, जो संसाधन अजैव और नवीनीकरणीय है। ठीक है। तो अगला देखते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेज की विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी? तो आपको याद रखना है चीन। ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेज की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? तो आपको याद रखना है चीन।
अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फसलों के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो आपको ये तो पता ही होगा, चावल जो रबी की फसल नहीं है, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपने कितने प्रश्न सही किए 25 में से। सच सच बताना, कितने प्रश्न आपने अपने दिमाग से किए 25 में से कितने प्रश्न, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और धन्यवाद।